प्रगतिवाद। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का लक्षण बताते हुए कहा है कि प्रगति का साधारण अर्थ है आगे बढ़ना। जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है। हमने भी अपने यूट्यूब का नाम चैनल का नाम प्रगतिशील हिंदी रखा है। प्रगतिशील हिंदी प्रगतिशील साहित्य ही है। प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना अवश्य है, परंतु एक विशेष ढंग से, विशेष दिशा में। उसकी एक विशिष्ट परिभाषा है। इस परिभाषा का आधार है भौतिकवाद। सरल शब्दों में प्रगतिवाद को मार्क्सवाद और साहित्य रूप कहा जा सकता है। जो विचारधारा राजनीति में साम्यवाद है, दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का प्रारंभ। प्रगतिवादी विचारधारा एवं साहित्य का विकास सर्वप्रथम यूरोप के विभिन्न देशों में हुआ। तदनुसार एशिया के कई भागों में, जहाँ तक भारत और हिंदी का संबंध है, सन 1936 में प्रेमचंद के सभापतित्व में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ और प्रेमचंद जी ने साहित्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन न मानकर समाज हित को उसका लक्ष्य स्वीकार किया था। इस प्रकार सन 1936 का वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस वर्ष से हिंदी कविता में छायावाद का ह्रास और प्रगतिवाद का आविर्भाव माना जाता है। छायावाद अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होकर इस समय ह्रास की ओर बढ़ने लगा था। छायावादी कवियों की व्यक्तिवादिता, पलायनवादिता, निराश्य भावना तथा कल्पना लोक में विचरण आदि विशेषताएं ही छायावादी कविता की समाप्ति का कारण बन गई। उनकी व्यंजना, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता आदि से भाषा दुरूह तो हो गई, जो जन सामान्य के लिए दुर्बोध थी। फलतः प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी का आरंभ हुआ। प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रानंद पंत, शिव मंगल सिंह सुमन, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है। प्रगतिवादी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के अध्ययन से उनमें निम्नलिखित प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां: शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषित वर्ग है। शोषकों द्वारा पीड़ित मजदूरों और किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण इस कविता का लक्ष्य है। ऐसा करके प्रगतिवादी साहित्यकार पूंजीपति वर्ग तथा शोषित वर्ग की विषमता का उद्घाटन करता है। दिनकर की कविता से एक उदाहरण देखिए। सवानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाडों की रात बिताते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग को घोर स्वार्थी, निर्दयी, कपटी के रूप में चित्रित किया है। शोषक वर्ग जैसे व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार आदि उचित अनुचित ढंग से पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। प्रगतिवादी कवि का वह दृढ़ विश्वास है कि जब पूंजीवादी सभ्यता का अंत नहीं होता तब तक सामाजिक विषमता समाप्त नहीं हो सकती। अतः इस सभ्यता और उसके व्यवस्थापकों के प्रति कवि के हृदय में आक्रोश एवं घृणा है। जन जीवन का दुरुपयोग है उनका जीना, अब न प्रयोजन उनका अंतिम है इनका क्षण। पंत जी ने बड़े सुंदर शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वहीं धर्म और ईश्वर का विरोध। शोषक वर्ग धर्म और ईश्वर के बल पर शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है। अतः प्रगतिवादी कलाकार की धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं है। वह ईश्वर के सृष्टि का कर्ता न मानकर भौतिक द्वंद्व के विकास का कारण स्वीकार करता है। उनकी दृष्टि में धर्म तथा उसके तथाकथित साधन मंदिर और मस्जिद, गीता और कुरान का जरा भी महत्व नहीं है। अतः वह धर्म, अंधविश्वास, मिथ्या परंपराओं और रूढ़ियों पर तीव्र प्रहार करता है। विप्लव गायन कविता में
नवीन जी उग्र रूप धारण कर उठते हैं। नियम और अनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्व भर की पोषक वीणा के सब तार मुख हो जाएं। और क्रांति की भावना शोषक और शोषित वर्ग में समानता के लिए एक प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए प्रगतिवादी कलाकार के पास एकमात्र साधन है क्रांति। कवि क्रांति को आह्वान करके इस जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों परंपराओं का मूलोच्छेद करने में अपना गौरव समझता है। पंत कोकिल को पावक कण बरसने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें समस्त जीर्ण एवं पुरातन नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जाए जीर्ण पुरातन। मार्क्सवाद में आस्था। प्रगतिवादी साहित्यकार साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स तथा रूस का गुणगान करता है। मार्क्स के प्रति कविता में पंत ने मार्क्स को प्रलंकर शिव का तीसरा नेत्र बताया। उनकी दृष्टि में साम्यवाद समाज और मनुष्यता का उद्धार करने वाला है। साम्यवाद के साथ सवर्ण युगकर्ता मधुर पदार्पण, मुक्त निखिल मानवता करती मानव का अभिवादन। इसी प्रकार नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कलाकार नारी के सुकोमल सौंदर्य की अपेक्षा उसके स्थूल शारीरिक सौंदर्य पर आकृष्ट है। प्रगतिवादी कलाकार ने रूपसी का चित्रण न करके कृषक बालाओं एवं मजदूरों का चित्रण किया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण वह प्रेम के सोपान व्यवहारों को समाज के लिए हानिकारक समझता हुआ प्रेम की स्वतंत्रता के पक्ष में है। प्रगतिवादी कवि ने नारी को मजदूर और किसान के समान शोषित माना है और उसकी मुक्ति के लिए आवाज उठाई है और कहा, योनि नहीं रे नारी वह भी मानसी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण संविधान स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवलंबित। उसी तरह सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में यथार्थवाद का समर्थन है। वह कल्पना लोक तथा आध्यात्मिक लोक में विश्वास नहीं करता और केवल वास्तविक जगत को ही सत्य मानता है। पंत जी ने कवि को संबोधित करते हुए कहा भी, ताक रहे हो गगन, मृत्यु नीलिमा गहन गगन, देखो भू को जीव परशु को। इसी प्रकार से उन्होंने अपने सामाजिक जीवन को यथार्थ से जोड़कर देखा है और वहीं उनकी भाषा शैलीगत सरलता को भी प्रगतिवादी कवि किसी प्रकार के आडंबर एवं रूढ़ियों को सहन नहीं करता, अतः भाषा में वह सरलता, स्पष्टता और सहजता को ही गुण मानता है। प्रगतिवादी साहित्य का संबंध जन साधारण के जीवन से है, इसलिए भी वह सीधी सादी सरल और स्वाभाविक भाषा शैली को अपनाने के पक्ष में है। प्रगतिवादी कवियों को की भाषा पूर्णतः अलंकृत होकर नवयौवना को भांति रुनझुन करके हृदय में संपंदन करने वाली नहीं है। इसके विरुद्ध वह सीधी सादी अत्यधिक सरल है। भाषा के विषय में प्रगतिवादी कवियों का आदर्श है, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उसी प्रकार छंद के बंध को भी प्रगतिवादी कवियों के लिए आवश्यक नहीं मानता। खुल गए छंद के बंध, प्रास के रजत पास। प्रगतिवादी साहित्य में नए उपमानों और नए प्रतीकों को लिया गया है और वे जन जीवन से संबंधित है। कोयले की खान की मजदूरनी सी रात, बोझ ढोती तिमिर का विश्रांत सी अवसाद। मसाल, जोक, रक्त, तांडव, प्रलय आदि नए प्रतीकवादी साहित्य की अपनी सृष्टि है। प्रगतिवादी कलाकार का कला संबंधी दृष्टिकोण भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीकों तथा वर्णित भाव में स्पष्ट हो जाता है। वह कला को कला के लिए नहीं, जीवन के लिए अपनाता है। वह साहित्य को जन जीवन से का प्रतिनिधि मानता है। जहाँ प्रगतिवादी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, वहाँ कुछ न्यूनताएं भी है, लिमिटेशंस भी है। प्रगतिवादी साहित्य की प्रवृत्तियों के बाद संक्षेप में उसकी कमियों पर विचार कर लेना आवश्यक है। इस कविता पर प्राय आलोचकों द्वारा ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य में भौतिकता की प्रधानता है और यह भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करता है। वहीं प्रगतिवादी साहित्य समाज के एक अंग वर्ग का ही चित्रण करता है। प्रगतिवादी सामाजिक समानता के लिए हिंसात्मक क्रांति को ही एकमात्र साधन मानता है। प्रगतिवादी कवि यथार्थ के नाम पर नग्न और अश्लील चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें साहित्य के शाश्वत मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया है। प्रगतिवादी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हृदय के बहुत कम छूता है।
प्रगतिवादी साहित्य में गर्जन तर्जन अधिक है, वह रस फुहार नहीं जो हृदय को आलंबित कर सके। प्रगतिवादी साहित्य का कला पक्ष भी अधिक समृद्ध नहीं है। उपयुक्त न्यूनतम होते हुए भी प्रगतिवादी साहित्य की अपनी महत्ता है। उसका उद्देश्य उदात्त एवं महान है। यह जीवन की भौतिक पक्ष का अभ्युत्थान करना चाहता है, जीवन की विषमता का निवारण कर मानवता की प्रतिष्ठा कर इसका आदर्श निश्चित रूप से अभिवंदनीय है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रगतिवाद को प्रसाद और प्रेमचंद जैसा कोई मनीषी कलाकार मिले तो जो उसका महत्व का परिणाम है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के अध्येता को आदर और धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करना होगा। इसके हिंदी काव्य को एक जीवंत चेतना प्रदान की है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।